बिहा ने दिया है, समाना ने दिया है, उसके अलावा किसी ने दिया हो। आई गेस आप में से मेजोरिटी। अभी अपनी तैयारी उन्होंने अब शुरू की है। तो लेकिन किसी ने पहले शुरू की हुई और नहीं दिया तो ये हरकत मत करें। पेपर आपने जरूर देना है, हर हाल में देना है। आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी साल डेढ़ ही चलेगी, तो इस साल डेढ़ में आपको 6 से 7, मैक्सिमम 7, 8, 10 इतने मौके मिलेंगे। 2 साल बाद आप ऐसे ही थक जाएंगे। हाँ, अनलेस किसी के एक दो स्क्रीनिंग पास हुए तो उसको एक नई मोटिवेशन जरूर आ जाएगी कि मैं कर जाऊंगा, ये कर जाऊंगी। तो पेपर जरूर दिया करें, ना भी आता हो तो भी दिया करें। मैंने भी ये कल वाला पेपर दिया, हालांकि मेरा इसको ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन फीस पहले भरी हुई थी। कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ और थे। मेरे 2 और रिजल्ट आने हैं, होपफुली। वैसे ही मैं करंट जॉब नहीं छोड़ूंगा एडीएलडी के लिए, सो स्टिल मैंने उसको दिया है। हालांकि कोई तुक नहीं बन रही थी मेरा, ना शिफ्ट होने का इरादा है ना कुछ, लेकिन मैंने एग्जाम भी दिया। अच्छा हो गया मेरा। मैं जरा सोकर नहीं गया था। एक मेरी इंतहाई बुरी आदत है, मैं सोता बहुत कम हूँ। तो मैं उससे सोया हूँ सुबह 6 बजे, और मैं उठा हूँ 8:30, 9। तो मैं पहले गलती से नींद में ही था, मैं गलती से एक कमरे में चला गया, उसके इन्विजिलेटर को कॉरिडोर के नुक्कड़ पे खड़े होते हैं चेक करने की। तो उसने मुझे तीसरा कमरा बोला है, मैं पहले कमरे में चला गया। वो पीछे से आया, कहता मैंने आपको कहा तीसरा। इतनी नींद में था कि मैं फिर दूसरे में चला गया। तो फिर आया मेरे पीछे, कहता भाई आपको तीसरा बोला। तो 2-3 तो मुझे आते हुए मैंने गलत किए हैं, एक वो जो एक्स वाई एक्सेस वाला था। तो खैर ये मैं थोड़ा सा, टू बी ऑनेस्ट, नॉन सीरियस होकर दे रहा था। कुछ 5-6 एमसीक्यूज ऐसे थे जो मैं अगर रिवाइज किए होते तो, रिवीजन से मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ आखिरी हफ्ते में रिवीजन बहुत फायदा है। तो वो उसकी वजह से 4-5 एमसीक्यूज का फर्क पड़ा। बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग 70+। तो लेट्स सी। मेरे ख्याल से एक अच्छे एस्पिरेंट को 75 लेने चाहिए थे इस पेपर में। और मुझे लगता है कि मेरिट भी 72, 73, 70, 70। आजकल यही चल रहा है, वो पेपर इस तरह से सेट कर रहा है कि बिल्कुल आसान भी नहीं होता, लेकिन 10-15 एमसीक्यूज वो ऐसे जरूर डालता है जो किसी से हल ना हो। और बाकी ये भी कल के पेपर से एक चीज मैंने नोट की है कि वो पोस्ट को देखकर चीजें सिलेक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे कल वाले पेपर में उसने मैथ्स और इंग्लिश शायद इसलिए ज्यादा दी है। वैसे तो मैथ्स और इंग्लिश का हर जगह रोल होता है, लेकिन कल वाले पेपर में इसलिए भी शायद ज्यादा थी मैथ्स और इंग्लिश और कंप्यूटर, क्योंकि थोड़ा सा एडमिन टाइप की जॉब है। अच्छा, आप कह रही हैं आसान था, मेरी बहन ने दिया। वो कह रही थी इवनिंग वाला मुश्किल था। खैर ये ना हर बंदे के अपनी जजमेंट होती है। आज भी कुछ लोग आकर मेरे ऑफिस में कह रहे थे, कलीग्स जो है ना, दिया तो उन्होंने भी नहीं है। उनमें से काफी सारे असिस्टेंट्स हैं मेरे साथ, 3-4 तो मेरे सीनियर हैं, 18 के सेक्शन असिस्टेंट हैं, और जो मेरे बैचमेट हैं उनमें से एक ने दिया था जो मेरा बैचमेट था, जो थोड़े सीनियर हो गए हैं, जिनको 6-7 साल हो गए हैं, 18 से हैं, और एक 15 वाले भी हैं हमारे साथ। उनको जाहिर है उनकी सैलरी काफी बढ़ चुकी है, 8-10 इंक्रीमेंट। तो उन्होंने नहीं दिया था। तो जिसने नहीं दिया होता वो भी सब कह रहा होता है बड़ा आसान था। जिसने जो दिया होता वो साथ एक हमारे हेल्थ के एडी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो साथ वो बैठा था, वो देकर बैठा था, तो वो कहता बड़ा मुश्किल है। हालांकि वो भी काफी पढ़ा लिखा बंदा है, एक CSSD और PMS क्वालिफाइड कर चुका है। वो कह रहा था बड़ा मुश्किल है ADLD। और साथ ही बैठे जो 2 बंदे थे जिन्होंने नहीं दिया था, कहते यार सुना है पेपर बड़ा आसान है। तो ये भी होता है कि जिसने नहीं दिया होता है ना, उसको लग रहा होता है यार ये तो बड़ा आसान है। तो मैं कह रहा था कि कल का पेपर में उसने मैथ्स और इंग्लिश शायद इसलिए ज्यादा दिया क्योंकि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है।
डायरेक्टली इंजीनियरिंग का तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सिविल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट डिपार्टमेंट है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं इनको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इस तरह की, इसलिए कल मैथ्स के सवाल हैरानकुन तौर पे 8-10 थे, जो कि पीपीएससी में इतने नहीं होते। दूसरा, इंग्लिश भी उसने काफ़ी ज़्यादा दी है, कंप्यूटर भी ज़्यादा दी है। तो जिसको भी कंप्यूटर हम कर भी रहे हैं, मैं देख रहा था काफ़ी सारे एमसीक्यूज कंप्यूटर के उसमें से थे। वर्ड वाले जितने भी थे उससे बाहर कोई नहीं था, और इंशाल्लाह भी एक्सेल और पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे तो इसमें से भी मजीद कुछ कवर हो जाएगा। बल्कि जरूरत से ज़्यादा मैंने इनको डिटेल कर दी है। चलो नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहले सुपरिटेंडेंट होती है, 17 में चले जाते हैं आप। सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट भी सेक्शन ऑफिसर का काम कर रहा होता है, लेकिन इसका टाइटल सुपरिटेंडेंट होता है। फिर मजीद 1-2 साल बाद पीएमएस ऑफिसर हो जाते हो आप। तो जब पीएमएस हो जाते हो तो फिर आप अगर सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे हैं तो आप सेक्शन ऑफिसर हैं। और फील्ड की जॉब है तो वो फिर डिपेंड करती है, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं या और भी 2-3 होते हैं फील्ड वाले, सब रजिस्ट्रार लग सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर एलडीए लग सकते हैं। और सॉरी, डिप्टी डायरेक्टर, हाँ एलडीए भी अक्सर लगा देते हैं, साइज टैक्सेशन में भेज देते हैं, और एंटी करप्शन में भेज देते हैं। लेकिन सबसे मशहूर सीट यही है, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर। तो ये जो असिस्टेंट वाली सीट्स आती हैं, कल मेरे ख्याल से लोकेट हुई हैं, कल या परसों। तो आप इसको कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में एंटर होने का पाकिस्तान में चौथा रास्ता है। पहला सीएसएस का पास थ्रू, बाय ब्यूरोक्रेसी आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वैसे तो पुलिस भी ब्यूरोक्रेसी में आती है अब। तो पहला पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सीएसएस, दूसरा पीएमएस, तीसरा आप इस तरह प्रमोट होकर पीएमएस हो सकते हैं, और चौथा आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर पीएमएस हो सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। आज हमने एक्सेल पढ़ना है। कुछ एक हमने पैटर्न सेट कर लिया था लेक्चर का कि किस तरह से पढ़ना है। तो उसी पैटर्न पे मैंने आज का लेक्चर भी प्रिपेयर की। 1985 में ये लॉन्च हुआ था, और ये उसी तरह से 85 और 87 में तो बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले मैकिनटॉश, जो कि डेल उसका आईफोन वालों का, एप्पल का जो कंप्यूटर है मैक, ये मैक आप पढ़ते हैं ना, मैकबुक ले लिया जी मैंने, ये मैक इधर से ही निकला, मैकिनटॉश की शॉर्ट फॉर्म है। और 1987 में फिर जब उसने अपनी विंडोज बनाई तो उसके अंदर फिर ये बिल्ट इन फीचर, बाद में फिर बिल्ट इन नहीं रहा, आप पैसे लेता है। तो लेटेस्ट वर्जन जिसका मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया था, एक्सेल 2024 है। और जो ऑनलाइन वर्जन है इनका मंथली सब्सक्रिप्शन वाला, माइक्रोसॉफ्ट 365, उसमें भी आता है अवेलेबल। माइक्रोसॉफ्ट ये हम पढ़ चुके हैं, एक्सटेंशन रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है, आई थिंक कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक्सेप्ट डी क्या है ये समझ लें। जब आप देखते हैं एक्सेल की शीट खोलेंगे ना, तो उसमें यहाँ पर कॉलम्स लिखे होते हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, इस तरह चलता जाता है। तो आप आगे बढ़ते जाएंगे ना तो कॉलम जेड आ जाएगा। अब जेड पे खत्म नहीं होती बात, फिर कॉलम दोबारा से गिनती शुरू हो जाती है, डबल ए, फिर इसी तरह ये डबल जी तक जाता है। आज मुझे बात से याद आ, सीएसएस का रिजल्ट आया, तो हमारा एक बैचमेट है, वैसे उसकी उर्दू और आर्गुमेंटेशन वगैरह पर्सनैलिटी अच्छी थी, लेकिन बिल्कुल गाँव का, और उसका रिटन क्वालिफाई हुआ, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मुझसे, मैं तो नहीं कर रहा था। लेकिन वैसे वो बंदा काफी, कम से कम उर्दू साइड पर काफी वेल रेड था। तो मेरा एक और बैचमेट भी है, मेरे से पूछता भी रहता है, स्टूडेंट टाइप भी है कह लो। तो वो मुझे बता रहा था कि यार जुहेब का भी उसका मैसेज आया कि जुहेब का रिटर्न पास। मैंने कहा चलो जी मुबारक हो। तो बता रहा था कि जुहेब एसए के पेपर के बाद बाकी के पेपर नहीं दे रहा था। तो क्योंकि उसको लगा कि मेरा एसए का पेपर अच्छा नहीं हुआ, और मैंने एसए को जरा चेक करना था, अगली अटेम्प्ट सीरियस होकर दूंगा। तो मैंने उसको कहा यार वैसे भी तो जाया कर रहे हो, दे ही लो 12 पेपर, 6 दिन की ख्वारी है। ही एंडेड अप पासिंग द सीएससी। मेरे ख्याल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तैयारी भी करना और पेपर में ना जाना, कोई भी एक पेपर भी छोड़ना, सबसे बड़ा जुर्म है।
डिफॉल्ट रोज, तो ये जो रोज, ये जो कॉलम्स है, ये जाहिर है आपको पता ही है, पता ही होगा सबको। कॉलम्स जिनको कहते हैं, जो वर्टिकल होते हैं, और रोज ये हैं। तो ये रोज की नंबरिंग होती है 1 2, अक्सर ये भी पूछ लेता है रोज नंबर किससे, रोज नंबरिंग से होती है, कॉलम्स ABC से होते हैं। तो इनकी जो, ये जो ट्रिपल जी, फिर ए, फिर ट्रिपल जी आ जाता है, फिर इसी तरह चलते चलते चलते, तो इस तरह चलते चलते XFT तक बात जाती है। ठीक है, तो ये टोटल कॉलम बन जाते हैं 16। जो आखिरी कॉलम है उसका टाइटल है XFT। और टोटल कॉलम्स है जो 16,384 रोज, आप देखते हैं 1 मिलियन से भी ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद जो पहला सेल होगा, देखिए यहाँ से सेल शुरू होता है, ये है पहला सेल, पहली रो और पहले कॉलम, पहली रो में भी पहला पहला और कॉलम में सिर्फ पहला पहला, तो इसको कहलाएंगे A1 बनता है। ठीक है। ये जो दूसरा है ये तीसरा होगा, ये होगा B1, तीसरा C1, इधर से इसी तरह आ जाए। ये अगर A1 है तो नीचे वाला क्या होगा, ऊपर रो, पहले आपने कॉलम को रीड करना है, कॉलम A है तो रो सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा A2, फिर A3, इसी तरह। ये पहला पहला B1 है तो ये B2 B3, तो इसी तरह से। फिर आप कोई भी नंबर ऑफ सेल्स जो सिलेक्ट करके बैठे होते हैं, जब आप आपने कभी एक्सेल में देखा हो, आप जब 4 5 सेल्स को ऐसे सिलेक्ट करें तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, जब हाईलाइट होते हैं उन पर्टिकुलर सेल्स को रेंज कहते हैं। मिसाल तो ये एक रेंज है, सेल नंबर A1 कॉलन सेल नंबर A5 तक, ये यहाँ तक। तो ये कौन सी रेंज होगी, ये पहले 5 सेल्स हो जाएंगे, पहली रो के पहले 5। तो इस तरह जहां पर भी आप लिखा हुआ देखें A1 to A5 या A1 to B5, ठीक है, तो वो रेंज होगी। तो उस रेंज को पढ़कर अगर आप सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि किन कॉलम्स की या किन रोज की या किन सेल्स की बात हो रही है। उसके बाद वर्कबुक। अच्छा, एक आप एक्सेल शीट खोलते हैं, जब भी आप खोलते हैं तो वो जो पूरी शीट है, पूरी फाइल है, वो एक वर्कबुक है। उसके बाद उसके अंदर शीट्स होती हैं, उनको वर्कशीट कहते हैं। यानी कि आप पहला जो टेबल पूरा खुला हुआ है वो फिर नीचे वर्कशीट में भी आपको दिखाऊंगा भी सही। उसके बाद फार्मूला बार, फार्मूला बार, स्टेटस बार और टाइटल बार। टाइटल बार होती है सबसे ऊपर वाली, जिस तरह आप वर्ड खोलते हैं तो ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है उसका बाय डिफॉल्ट नेम, ये भी अक्सर पूछ लेता है डिफॉल्ट नेम कौन सा वर्ड का, डॉक्यूमेंट 1, और इसका क्या है, बुक 1। ठीक है, फिर बुक 1 के अंदर शीट्स है मल्टीपल, शीट 1, शीट 2, शीट 3। डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स कितनी है। फार्मूला बार के अंदर फार्मूला होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टेटस बार जो है ना वो सबसे नीचे होती है, वो आप ऊपर कुछ भी फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो नीचे स्टेटस बार में लिखा हुआ आ रहा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देख कर सही समझ लगेगी। डिफॉल्ट नंबर ऑफ शीट्स, एक शीट होती है, पहले 3 हुआ करती थी, ये अक्सर MCQs अक्सर जगहों पर गलत लिखा होता है कि कितनी शीट्स हैं जी। तो 3 शीट्स होती थी अभी। मैं काफी जगहों पर देख रहा था, पाक MCQs वगैरह पे हर जगह गलत लिखा हुआ था 3 शीट्स, तो 3 नहीं है अब एक। ये वर्जन 2013 में पहली दफा एक शीट वाला हिसाब से हुआ था। उसके बाद एक्टिव सेल, मतलब कोई भी सेल है जो आपका अंडर स्टडी है, जिस पर जिस सेल के अंदर आप लिख रहे हैं वो एक्टिव सेल कहलाता है। उसके बाद मैक्सिमम जूम कितना है जी, 400%, वर्ड के अंदर था 500%। जाहिर है वर्ड जो है वो एक, वर्ड्स लिखे होते हैं तो उनको जूम जरा ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। इसमें ऑलरेडी ये खुला डुला टेबल होता है, ऑलरेडी अच्छे से नजर आ रहा होता है, तो इसमें उन्होंने कम रखा जूम। उसके बाद कोई नई वर्क बुक खोल दी, नई शीट नहीं, नई वर्क बुक, तो उसमें उसकी कमांड होगी Ctrl+N। ठीक है। और कोई ओपन करनी है, आप एक वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, आपके जहन में ये फलाना डॉक्यूमेंट खोल दो, आप Ctrl+O दबाएंगे ना तो आप देखेंगे एक शीट खुल जाएगी, नई शीट, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट खोलने का आपको जो, जिस तरह डी ड्राइव खुल जाती है ना जहाँ आपकी फाइलें पड़ी होंगी, वो खोल देगा, वहां से फिर आप सेलेक्ट करेंगे। ये आप करके देखेंगे तो बेहतर समझ आएगी, कुछ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद शॉर्टकट फॉर इंसर्ट रो। अब इस तरह की रो है, आप एक रो में काम कर रहे हो, दूसरी रो में भी आपने कुछ लिख दिया, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया, अब आपको याद आया यार मैंने दरमियान में एक रो ऐड करनी थी, भूल गया हूँ। तो आप अब इसको डिलीट नहीं करो, इधर दरमियान इसको सिलेक्ट करो, इस वाले को सिलेक्ट कर लो, और Ctrl+Shift+ दबाओगे, नीचे एक एक्स्ट्रा खाली रो आ जाएगी। सिलेक्ट कैसे करना है, किसी भी एक रो, पूरी रो को पहले सिलेक्ट करने के लिए Shift+Space दबाएं, और अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+Space दबाएं। ठीक है।
आप मल्टीपल शीट्स पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं अगली शीट्स को खोल कर देखें, तो आप कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे। डेट ऐड करनी है आज, कंट्रोल प्लस कॉलन दबाएंगे, सेमी कॉलन। और करंट टाइम आपने लगाना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, दरमियान शिफ्ट एक्स्ट्रा आ गया। उसके बाद कोई चार्ट आपने एक्स्ट्रा बनाना, टेबल तो ऑलरेडी है, टेबल के अंदर चार्ट डालना है। तो ऑल्ट प्लस F1। स्पेल चेक, ये किसी ने कल वाला लेक्चर याद किया हो या उसको सुनकर याद हो गया हो, हमने पढ़ा था F7 स्पेल चेक करता है, ये सेम है वर्ड और एक्सेल में। सेव एज करना हो F12। उसके बाद कोई फार्मूले को रिकैलकुलेट करना हो तो F9। उसके बाद कोई सेल है और आपने उसको एडिट करना है तो F2 दबाएंगे। शॉर्टकट टू एंटर एरे, एरे फार्मूला, मतलब कोई फार्मूला आपने ऐड करना है, वो भी आप आगे आएंगे फार्मूला, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। अच्छा, रेफरेंसेस क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ये करके दिखाऊंगा तो ये समझ आएगी। F4 अगर आप सेल पे रख के दबाएं तो फिर आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। नेम बॉक्स, डिस्प्ले सिलेक्टेड सेल नेम और एड्रेस। नेम बॉक्स, ऊपर एक बॉक्स बना होता है उसको नेम बॉक्स कहते हैं। रेंज मैंने आपको बता दिया, कोई नंबर ऑफ सेल्स जिनको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस है। एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, मिक्स्ड रेफरेंस होता है, रिलेटिव रेफरेंस होता है। तीन रेफरेंसेस होते हैं। फिर फार्मूलाज होते हैं, ये कैसे काम करते हैं ये भी हम आगे देखते हैं। ये कुछ मशहूर मशहूर फार्मूलाज को एक्सेल की उसमें कहते हैं फंक्शंस। ये एक दफा एमसीक्यू भी आया था कि एक्सेल के अंदर फार्मूलाज को क्या कहते हैं, फार्मूला ही कहते हैं या फंक्शन कहते हैं या बोथ कहते हैं या नन ऑफ दीज। तो फंक्शन कहते हैं, फार्मूला ऑफिशियल नेम नहीं। किसी भी रो के ऊपर जाना है तो ऊपर जो कीबोर्ड के अंदर होम का बटन होता है तो रो के स्टार्ट में ले जाएगा अगर आप रो के कहीं आगे पहुंचे। उसके बाद शॉर्टकट टू मूव टू स्टार्ट ऑफ द शीट, तो कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शीट। तो ये ज्यादा अहम थे इसलिए मैंने इनको ऊपर लिख दिया। अभी मैं आपको वर्ड सॉरी एक्सेल खोल लेते हैं और आपको उसमें ये देखें, ये एक्सेल शीट मैंने खोल ली है, ये मैंने बनाई थी ऑफिशियल जब इलेक्शन हुए थे। तो ये मेरे ऐसे गले पड़ी कि पता नहीं कहाँ कहाँ तक, लाहौर तक गई है, सीएम तक गई है। हर दफा उसमें कुछ अमेंडमेंट आ गए थे, मेरे से पड़ती थी बार बार। कहते हैं ना ज्यादा काम करो तो फंस जाता है बंदा। तो गलती से मैं ज्यादा काम कर बैठा इलेक्शन पे, तो बार बार मेरे जिम्मे पड़ता। ये देखिए जी, ये जो आप ऊपर बार देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये देखें, ये मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलम है, पहला कॉलम A B C। ये देखें, आप चलते रहे आगे, L M N O P Q R S T, फिर ये डबल ए शुरू हो गया, फिर डबल ए के बाद A L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ए जी आ गया, फिर बी ए आ गया, फिर बी जी आ गया, इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये
वो कह रहा था टोटल जो है ना 16,000 कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखें, ये इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये एक रो है, इधर से क्लिक करता हूँ, ये एक रो है। दीज आर कॉल्ड रोज। अगर कोई सेल की बात करूँ, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, देखो ऊपर लिखा हुआ आगे, दिस इज कॉल्ड सेल बॉक्स, जो मैं आपको कह रहा था, नेम बॉक्स सॉरी। ये C9 पे इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी लिख रहा हूँ, तो वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ताकि पता चल जाए कि आपका कर्सर कहाँ है। C9 कैसे, ये देखें, ये सी के अंदर है और रो नंबर कौन सी है, 9। ठीक है, इसलिए ये C9 था। ठीक है, उसके अलावा मजीद अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, शॉर्ट कीज अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया। अच्छा हाँ, उसके अलावा ये देख लें, ये नीचे जो है ना, ये पहली शीट है जिस पे काम हो रहा है, दिस इज शीट 2, दिस इज शीट 3। ठीक है, और ये जो है दिस इज फार्मूला बार, फंक्शन बार जिसको कहते हैं, ये फार्मूला बार है। देखिए इस पर कर्सर रखे तो लिखा हुआ भी आ जाएगा फार्मूला बार। ठीक है, और उसके अलावा फार्मूला बार के अलावा मैंने आपको बताया स्टेटस बार और टाइटल बार। तो स्टेटस बार और टाइटल बार कौन सी है, ये जो है ना, ये टाइटल बार है, सबसे ऊपर वाली, जिसमें नेम ऑफ द वर्क को लिखा। ये मैंने जाहिर है उसको, ओरिजिनली बुक 1 था, मैंने उसको सेव कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। और एक है स्टेटस बार। स्टेटस बार कौन सी, जो नीचे आप देख रहे हैं, ये रेडी लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर एवरेज लिखी हुई नजर आ रही है, काउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, सम लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये मैंने इस पे कॉलम पे क्लिक किया, तो इस कॉलम के पूरे, इस कॉलम में टोटल वैल्यूज कितनी है उनको सम कर दिया उसने। ये बाय डिफॉल्ट इसका फंक्शन है एक्सेल का। 18, इस कॉलम के अंदर 18 डब्बों पे हुआ है, इसलिए 18 लिखा हुआ है। ठीक है, भी देखे मैंने कहीं पर क्लिक नहीं किया तो वो नीचे से गायब हो गया, जैसे कोई कॉलम क्लिक करूंगा दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा, एवरेज भी बना रहा है उसको। तो ये बड़ा अच्छा टूल है, अगर आप कोई वैल्यूज लिखते हैं, मैं अक्सर कैलकुलेटर के बजाय इसको यूज करता हूँ। तो फंक्शन मैंने कुछ कैलकुलेशन वगैरह करी, बड़ा मजा आता है इस पर काम करने में। वर्ड इज वेरी बोरिंग, और वर्ड के अंदर अक्सर फॉर्मेटिंग के मसले हो जाते हैं। इसके ऊपर ना बड़ा तमीज से काम होता है एक्सेल के ऊपर, खानदानी काम इससे कहते हैं। अगर आपने, इसलिए ये डाटा मैंने यहाँ बनाया था, क्योंकि इसमें कलरिंग वगैरह भी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, टैग्स वगैरह भी बड़े अच्छे बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए अभी फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ऊपर फार्मूला बार के अंदर लिखा हुआ भी आ रहा है सम। सम के आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के आगे देखें लिखा हुआ है I14 to I16। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉलम नंबर आई, उसके रोज नंबर 14 से लेकर आई कॉलम के 16 नंबर तक को जमा कर दो। इस फार्मूले का मतलब ये है। और ये फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ये भी एक्सेल का फार्मूला। अभी कल जो है ना, आया हुआ था कि एक्सेल के फार्मूले में कौन सी ब्रैकेट यूज होती है, तो पैरेंथेसिस वाली यूज होती है। स्क्वायर ब्रैकेट उसने दी हुई थी और भी दी हुई थी, वो यूज नहीं होती, ये गोल ब्रैकेट यूज होती है। तो जैसे ये फार्मूला लगाया है, तो ये 3 डब्बों को प्लस करके इसने नीचे वाले डब्बे में इसका आंसर लिख दिया। मैंने फार्मूला इधर लगाया था, इक्वल टू इस डब्बे में लिखा था। और फिर ये फार्मूले के अलावा भी और भी तरीके हैं इसको करने के, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा क्या रहेगी आपको ये और, हाँ मैंने आपको ये बता दिया था, कंट्रोल N, हाँ जी, कंट्रोल N देखिएगा, मैं कंट्रोल N दबाता हूँ, ये देखें नई नई फाइल खुल गई है। तो इस ये थी कंट्रोल N से। उसके अलावा कंट्रोल O, कंट्रोल O अब देखिएगा कंट्रोल O से क्या होता है। ये देखिए, अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर पे काम किया है, जितने भी वर्ड के अंदर, सारे खुल गए हैं। तो वहां से अगर किसी ने कोई फाइल खोलनी है तो ये कंट्रोल O से। उसके अलावा कंट्रोल Shift+ था, इंसर्ट रो करनी होगा। ये देखिए, मैं चाहता हूँ इस रो के नीचे एक और रो आ जाए, कंट्रोल Shift+। ठीक है, एक ये आएगी और एक आएगी कंट्रोल Shift-। अच्छा, बाकी फंक्शन इसमें भी सेम है, अगर मैं चाहता हूँ ये काम ना हो, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, X वो वाले
वैसे रहेंगे कट पेस्ट वाले, ठीक है। अच्छा, रो डिलीट करनी हो मैंने, तो कंट्रोल माइनस, कंट्रोल शिफ्ट माइनस दबा रहा था, कंट्रोल माइनस, ये देखिए ये रो डिलीट होगा, रो डिलीट हुई है, वो नीचे सारे फार्मूले तो लगे हुए थे, तो वो सारे सम माइनस वगैरह वो तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये देखिए ये वापस आ गया लो जहाँ वाले रो। तो ये है कंट्रोल शिफ्ट माइनस, उसके अलावा कंट्रोल स्पेस, मैंने एक दबे को भी काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये रो पूरी हाईलाइट हो जाए ताकि फिर मैं इस रो के ऊपर या नीचे कुछ कर सकूँ। तो इसके लिए फार्मूला है कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल पे हाथ रखा और स्पेस बार दबाया, तो इससे क्या हुआ है, सॉरी इससे होता है कंट्रोल स्पेस बार, और दूसरा था शिफ्ट स्पेस बार, सॉरी। ये देखो मैंने एक इसको रखा हुआ, गलत दबा, शिफ्ट स्पेस बार, उधर खैर वो चीजें कंबाइन हुई हैं शायद, इससे सही नहीं लग रहा, लेकिन ये देखें यहाँ पर हो रहा है, शिफ्ट स्पेस बार से ये हो रही है, और कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। फिर आप इस कॉलम को बेशक डिलीट कर दें, ये देखें कॉलम डिलीट हो गया, अभी कॉलम नहीं था तो वो सी की जगह दोबारा नया सी आ गया। तो खैर ये है उसका। उसके अलावा आपने अगर स्विच करना है मल्टीपल शीट्स के बीच में, दूसरी शीट पर जाना है, तो कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन, ये देखें कंट्रोल पेज अप, ये पहली शीट पर आ गया हूँ दोबारा, कंट्रोल पेज डाउन, ये देखें ये कंट्रोल पेज डाउन से नीचे वाली शीटों पर जा रहा है और कंट्रोल पेज अप से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद कंट्रोल प्लस सेमी कोलन हमने पढ़ा, नई डेट अगर डालनी हो, तो ये देखिए द कंट्रोल प्लस सेमी कोलन, ये देखिए ये डेट आ गई, टेक्नोलॉजी है, इट फील्स लाइक। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन, ये कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन, ये देखिए ये टाइम आ गया, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन, कंट्रोल सेमी कोलन से डेट आ गई है, ठीक है। फिर एक और खूबसूरत फंक्शन है, वैसे इसका कोई शॉर्ट तो नहीं है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये देख रहे हैं आप, इसको अगर आप पकड़ के बुकर से खींचे ना, तो ये सीरीज फील हो जाती है, 8 34 9 34 10 34। अब मैं चाहता हूँ ओके, तो उसके बाद क्लिक करें यहाँ पर, तो कॉपी सेल्स भी आ जाता है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, कर बड़े फंक्शन है इसमें। अगर मिसाल पर आपने 1 2 लिखा हुआ है, अब आप चाहते हैं आगे आपको लिखना ना पड़े, तो इसको यूं करके छोड़ दें, 2 आ गए सारे। इसके बाद यहाँ से फिल सीरीज दबाएं, सारी गिनती आ गई। ये शशके जो है ना, ये वर्ड के अंदर नहीं है, इसके ऊपर काम करना इसलिए बहुत मजा मजा आता है, अगर किसी को आता हो ना यूज करना। मैंने ये अपने इंजीनियरिंग के दिनों में आई यूज टू वर्क एज अ प्रपोजल इंजीनियर, तो पहला इंटरेक्शन मेरा वर्ड और एक्सेल से वहां पर था, तो ये वहीं से मैंने सीखी। तो हर चीज कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आ रही होती है, अभी तब सीखी थी और आज इधर काम आ रही है। ऑल्ट F1, कुछ भी आपका ज़ाया नहीं होता। ऑल्ट F1 दबाने से कोई चार्ट बन जाता है, मिसाल के तौर पर करके देखते हैं। तो देखिए ऑल्ट F1 ये एक चार्ट आ गई। अब इस चार्ट पे आप कुछ भी बना लें, खैर इसके लिए भी फंक्शनिंग होती है आगे, इस चार्ट पे काम करने के लिए। इसको वापस मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑल्ट F1 आ गया, उसके अलावा F2 आ गया। कोई भी सेल है इसके ऊपर मैं चाहता हूँ, एक तो डबल क्लिक से ये एक्टिव हो जाता है, इससे फिर आप माइनस कर लें, कुछ भी लिख लें। दूसरा, कोई भी सेल है आप चाहते हैं डबल क्लिक ना करना पड़े, तो F2 दबाएं, वो एक्टिव हो जाता है F2 की। लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की दबा कर F2 दबाना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप पर फंक्शन की काम नहीं करती करेक्टली, उस पर ब्राइटनेस और वो चलने लग जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से इसमें खैर अभी काम नहीं कर रहा, ये फार्मूला लगाते तो तब काम करता।
उसके बाद F4 है। अच्छा, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस का मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, आप चाहते हैं कि आप फार्मूलाज जब भी यूज करते हैं, ये देखें, ये एक सम का फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, फार्मूला बार में लगा हुआ था कि इधर से इधर तक सम कर दो, या इधर से इधर तक एवरेज कर दो। अच्छा, ये बड़े पेट फार्मूले होते हैं। अगर आप एवरेज के स्पेलिंग गलत दिखेंगे तो एरर दे देगा। सम की स्पेलिंग तीनों SUM छोटा लिखेंगे तब भी एरर दे देगा। ये सबटाइटल्स ऑफ हो गए हैं मेरे से, ऑन हो गए हैं। बड़े इरिटेटिंग लग रहे हैं। तो सम का फार्मूला मैंने आपको दिखाया, ऊपर लिखा हुआ था A1 to A10, तो उसको सम कर लेता है। तो ये कैसे? ये इसके अंदर जो A1 है ना, मिसाल तो ये एक A1 कॉलम है, इधर मैंने 12 लिख दिया है A1 कॉलम में। अब मैं चाहता हूं, मैंने किसी फार्मूले में रेफरेंस, इधर मैं कोई फार्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू सम। ये देखें, वो ऑटो भी होता है। ये सम का फार्मूला आ गया। सम इफ और भी बड़े सारे फार्मूले हैं, ये आप बेसिकली इसको समझा रहे हो। तो वो कह रहा है आगे नंबर 1 नंबर 2 लिखो। अब मैंने क्या लिखा? मैं बजाय इसके कि सम के अंदर खुद से एंटर करूं, मैं ये इसको पीछे करता हूँ। मैं कहता हूँ इसको सम कर लो, ये फार्मूला प्लस इसको सम कर लो। ठीक है, तो ये एक सम का। अब क्या होगा? अब एक है जी एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब है कि इन डब्बों में जो भी लिखा हुआ है ना, 9 और 12 लिखा हुआ है फिलहाल। फिलहाल 9 और 12 लिखा हुआ है, तो ये 21 जवाब दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यार इन डब्बों में मैं कुछ भी लिख दूं, तो तुमने यही जवाब ही देना है। तुमने अब देखो उसको 9 कर दिया, वो उसको कर रहा है, इधर इधर वैल्यू 0 है फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो 9 हो गया। इधर 12 करता हूँ, वापस 21 हो गया। इधर 18 करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है? जो उन डब्बों का अगर वैल्यू आप अपडेट कर रहे हैं, तो आंसर की वैल्यू भी अपडेट हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इधर कुछ लिख दिया है, हमेशा वो वही वैल्यू उठाए उन डब्बों को अंदर, इधर मैं 12 फिक्स कर दूं, तो फिर मैं इधर फार्मूले के अंदर डॉलर का साइन साथ लगाऊंगा A1 के, तो वो वैल्यू हमेशा फिर वो 12 ही उठाएगा, चाहे मैं उधर 17 भी लिखूं। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। डॉलर A1 को लिखने के बजाय मैं लिखूंगा डॉलर का साइन A, फिर डॉलर का साइन 1। और एक होता है पार्शियल रेफरेंस, डॉलर A1। खैर लंबी बात हो जाएगी, आप MCQ तक इसको इतना ही याद रखें कि डॉलर का साइन जो है वो एब्सोल्यूट कर देता है, उसकी वैल्यू को पक्का कर देता है। तो ये हो गया एक्सेल की अली पे। और मशहूर मशहूर ये शुरू के मैंने कॉलम बनाए हुए हैं। किसी से अगर सारा लेक्चर याद नहीं होता, तो ये जो मैंने MS Excel जनरल इंफॉर्मेशन अपने लेक्चर में पहले 3 पेज हैं, इतने भी याद कर ले, पेपर बहुत खतरनाक ना हुआ, तो वो इंशाल्लाह अपने साथियों के करीब करीब खड़ा होगा, एक कदम आपसे ऊपर नीचे, गुजारा चल जाएगा उसका। अब आते हैं वापस PDF पे अपनी, तो कर रहे थे, थोड़ी सी स्पीड लगाते हैं, समझाने का पार्ट थोड़ा यहाँ तक ज्यादा था। आगे होपफुली अब आपको समझ आ रही होगी। हाँ जी। तो ये देखें, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस का और पार्शियल रेफरेंस और फुल रेफरेंस, तो ये था। अब जनाब हमने कल भी जिस तरह देखा था,
एक तो क्लिप बोर्ड ही उसके अंदर वही है, कट कॉपी पेस्ट के वही सारे फॉर्मेट के इंटर बिल्कुल सेम, फॉन्ट वाला भी बिल्कुल वर्ड की तरह सेम। अलाइनमेंट वाला क्या है जी, उसके अंदर अलाइनमेंट लेफ्ट राइट इधर उधर होती थी, पेज के इधर उधर कर देता था। इधर सेल के अंदर काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं, आपने वर्ड, आपने कोई डिजिट लिखा है, आप चाहते हैं कि डब्बे के अंदर वो डिजिट डब्बे की लेफ्ट वाली नुक्कड़ पे हो, तो आप उसको अलाइन लेफ्ट कर दें, राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। ये देखें, ये एक डब्बा है ना, एक है जी मेरा डिजिट इधर लिखा हो, इस एक है जी मैं चाहता हूँ तो बिल्कुल दरमियान में लिखा हो डब्बे के। एक है मैं कहता हूँ इधर नुकरे लगाओ, राइट नुकर। एक है जी सेंटर हो लेकिन ऊपर हो, ठीक है। एक है सेंटर हो लेकिन नीचे हो, ठीक है। तो ये सारे मिडल बॉटम, रैप, रैप करने से क्या होता है, रैप का भी एक ऑप्शन होता है। आप आपके डब्बे की लेंथ इतनी है लेकिन आपने इतनी लंबी लाइन लिख दी है डब्बे के अंदर, ठीक है। अब आप देखेंगे, आप उसको रैप का बटन दबाएंगे तो वो पूरी लाइन हटा देगा, सिर्फ यहाँ तक लिखा, आपने लिखा कि क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, उस पे आज तक क्विक ब्राउन सिर्फ डब्बे में, आपका बाकी का जुमला दूसरे डब्बे के ऊपर ओवर राइड हो रहा है। अब आप फिर आप क्या करेंगे, इधर इसकी निचली रो को पकड़ के थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि बाकी का उसके नीचे छुपा हुआ, तो यहाँ ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद अलाइनमेंट आ गई, अलाइनमेंट के बाद नंबर्स आ गए, स्टाइल्स आ गए, सेल्स, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं, अलाइनमेंट के बाद नंबर आपने कोई भी ऐड करना है, करेंसी का साइन, परसेंटेज का साइन, ये सारा नंबर कॉलम में आता है। स्टाइल भी आपने टेबल को स्टाइल कैसे करना है, उसके बॉर्डर्स लगाने हैं नहीं लगाने, ये सारी स्टाइलिंग है। सेल्स आपने कोई एक एक्स्ट्रा सेल डालना है, फॉर्मेट करना है कि उस सेल में जो कुछ लिखा है डिलीट हो जाए, ठीक है। ये सारा सेल्स को, फिर एडिटिंग, आपने पूरी शीट पे काम कर लिया, अब आप चाहते हैं 10 रोज के अंदर आपने डिजिट्स लिख दिया, आप चाहते हैं इस तमाम का सम हो जाए, तो नीचे ऑटो सम का ऑप्शन भी एक बटन लगा हुआ है ऊपर ऑटो सम का, आप उस पर क्लिक करें, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फिल भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया, 1 2 लिखा और फिर ड्रैग किया, फिल हो गया। सॉर्ट हो सकता है, सॉर्ट भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फाइंड और रिप्लेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने वर्ड में किया था, एक वर्ड अहमद लिखा था मैंने और उसकी जगह कोई और नाम लिखा था, तो जहां जहां अहमद था वो उसको फाइंड और रिप्लेस कर देते हैं। फिर ये इंसर्ट के अंदर, इसके अंदर वो अक्सर पूछ लेता है टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट, तो वो अक्सर ऑप्शन पे पूछ लेता है कि मिसाल तो ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंसर्टेड इन एन एक्सेल शीट। उसमें वो वीडियो, फॉर एग्जाम्पल वीडियो नहीं लग सकती, चार्ट्स लग सकते हैं, इलस्ट्रेशंस लग सकती हैं, स्क्रीन शॉट, इलस्ट्रेशन के अंदर स्क्रीन शॉट हो सकता है, ये ऑप्शन में दे दे, पिक्चर लग सकती है, शेप्स लग सकते हैं, आइकन्स लग सकते हैं, चार्ट लग सकते हैं। स्पार्क लाइंस क्या है, स्पार्क लाइंस भी वही है जैसे ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं इस तरह के, कॉलम ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं इस तरह वाले, पिन लॉस होता है, विन लॉस ग्राफ होता है, ठीक है। फिल्टर्स क्या होते हैं, स्लाइसर और टाइम लाइन, से भी मैं आपको दिखाता हूँ। लिंक्स, कंट्रोल के कल के पेपर में आया हुआ था, मैंने वर्ड वाले अपने उसी पीडीएफ के अंदर मैंने आपको जो शॉर्ट कीज चंद बताई थी, कंट्रोल के उसमें मेंशन है, उसने देखा वो कल भी पेपर में आया हुआ था। तो लिंक्स आपने कोई इंसर्ट करना हो, तो हाइपर लिंक बनाना हो, कंट्रोल के से बन जाएगा। कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाता है, हेडर फुटर ऐड हो जाता है, वर्ड आर्ट, कोई डब्बा है, कोई इस तरह का गोल गतारा, कुछ भी जिसके अंदर लिखना हो, सिग्नेचर की लाइन ऐड हो जाती है, डिजिटल सिग्नेचर ऐड हो जाता है। पेज लेआउट, पेज लेआउट की टैब के अंदर क्या है जी, पूरे के पूरी एक्सेल की थीम आपने चेंज करनी है, कोई इसको डिजाइनिंग वगैरह डिफरेंट करनी है, तो वो सारा कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, ये सारे थीम्स में ऐड होते हैं। आप देखेंगे कि इधर ये मेन जो काम है ना एक्सेल का भी और उसका भी, एक्सेल में खैर और वर्ड का भी, इंसर्ट और होम टैब्स आपको हिट्स होने चाहिए, बाकी के जो है ना उसमें इतना काम नहीं होता। हाँ, इसके अंदर एक्सेल के अंदर फार्मूला टैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एडवांस यूजर्स के लिए है। आप जो बेसिक डाटा एंट्री की जॉब करते हैं या आप जैसे असिस्टेंट्स की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसके लिए इतनी एडवांस आपको स्किल नहीं चाहिए होती। उसके बाद डाटा, इस डाटा टूल्स, सॉरी पहले उधर से आ जाऊँ, स्किप कर गए। पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप, मार्जिन इधर रखना है, थोड़ा सा अंदर रखना है, ये वही है जो कल हमने पढ़ा था। ओरिएंटेशन, साइड, पेज ब्रेक, वहां तक पेज खत्म होकर नया पेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट, टाइटल्स वगैरह, बैकग्राउंड, ठीक है। स्केल टू फिट, स्केल टू फिट क्या है जी, आप चाहते हैं आपकी शीट
ABCDEFGH Z तक जा रही है, बल्कि डबल जेड तक जा रही है। अब प्रिंटर के पेज पर तो इतना ज्यादा नहीं आ सकता ना, प्रिंटर का पेज तो इतना चौड़ा नहीं होता। तो आप कमांड देंगे, अगर आप इसको स्केल टू फिट कर देंगे ना, तो वो जितनी भी चौड़ी हो, वो बिल्कुल बारीक बारीक चूंटियों की तरह भी अगर उसको करना पड़ा तो फिट कर देगा किसी न किसी तरह एक पेज पर। तो बेसिकली जो पेज लेआउट की सेटिंग है, ये सारी की सारी प्रिंटर के लिए होती है। अगर आप ये सेटिंग सही नहीं रखेंगे तो आपका पेज प्रिंट सही नहीं आएगा। फार्मूलाज के अंदर फार्मूले डाले जाते हैं, वो मैं अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, मशहूर है। डाटा, डाटा के अंदर क्या है जी, आपने डाटा को सॉर्ट करना है। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, पहले कॉलम में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3, फिर 4 5। अब आप कहते हैं सीक्वेंस में ले आओ। या बच्चों के मार्क्स आए हैं जी, आप बच्चों के मार्क्स थे, अहमद के 50 हैं, अली के 60 हैं, आपदा के 25 हैं। अब आप चाहते हो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप फिल्टर और सॉर्ट्स ये वहां पर काम आती हैं। ठीक है। फोरकास्टिंग या आउटलाइन है पूरी डाटा शीट के ऊपर, अगर आपने हेडिंग्स यूज, आप कहते हैं मुझे पूरी शीट मत दिखाओ, प्रिंट मैंने करनी है सिर्फ आउटलाइन, तो वो भी हो जाएगी। वो आउटलाइन का ऑप्शन आप पहले सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ आउटलाइन नजर आ रही होगी। रिव्यू और व्यू, ये क्या है जी, ये जब आप पूरा काम कर लेते हो, हमने कल भी देखा था, तो एक दफा आप उसको रिव्यू करते हो। स्पेलिंग, थिसॉरस मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सिनोनिम्स होते हैं, ट्रांसलेट वाला आप कुछ चीजों को ट्रांसलेट कर देता है। स्मार्ट लुकअप, लुकअप का आप एक बटन लगाओ तो उसमें देखते हो, लुकअप करोगे, आप उसको कहोगे कि 50 से बड़े जितने भी डिजिट है ना मुझे दिखाओ कितने हैं। तो आप लुकअप पे करके फार्मूला लगा के, उसका फायदा ये होता है कि आप देखना चाह रहे हो 50 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं, तो वी लुकअप का एक फार्मूला लगता है, वो कर सकते हो। प्रोटेक्शन भी रिव्यू के इसमें होती है, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। प्रोटेक्शन टैब कहाँ है जी, रिव्यू टैब के अंदर है प्रोटेक्शन का फंक्शन। रिव्यू टैब में अगर आपने शीट पे कोड लगा कर किसी को भेजना है, उसके बाद व्यूज, इधर जूम आपने करना है, विंडो, न्यू विंडो ऐड करनी है, ये सारा एक दफा फाइनल लुक मारने के लिए। मैक्रोज मैंने आपको कल बताया था क्या होते हैं, मल्टीपल कमांड्स बार बार यूज हो रही हैं, वो मैक्रोज के अंदर आप सेव कर लो, फिर वही कमांड्स इकट्ठी इन अ ग्रुप आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई सारी समरी। अब हम इसको करते हैं जनाब, पोर्शन बाय पोर्शन, टैब बाय टैब उसको करते हैं। मेरा ख्याल है ये अलाइनमेंट वाले को करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें रैप टेक्स्ट का फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको करके, मेरा ख्याल है कि मैं एक्सेल ही खोल लूँ, इसका मजीद कोई फायदा नहीं है। पीडीएफ में आपके साथ खोलिए, इसमें मसला ये है कि एक टाइम में आप एक डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। समरी तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा जहन में रह गया होगा। अब हम इसको करते जाते हैं, उधर से मैं लेक्चर से देख देख के क्या क्या मैंने आपको बताना है, तो मैं आपको करके दिखाता रहा। सबसे पहले जनाब, ये देखें जी, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये हमेशा राइट अलाइन होता है। ये देख रहे हैं, ये सारे अलाइनमेंट्स के बटन है, ये यहाँ से भी हो सकते हैं काम, और आप शॉर्ट कीज भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस पे 121, हमेशा कोई भी डाटा के अंदर वैल्यू लिखेंगे वो सीधे हाथ पर और नीचे को होती है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये यहाँ से आप रो को ड्रैग कर सकते हैं अगर आपने कुछ ज्यादा लिखा है। ये देखेंगे सीधे हाथ पर आई हुई है, और यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर पर लिखा जाता है। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट डिजिट कहाँ पर होता है, तो बॉटम राइट कॉर्नर, तो बॉटम टॉप में नहीं, बॉटम लेफ्ट पे, टॉप लेफ्ट पे नहीं, टॉप राइट पे नहीं, सेंटर में भी नहीं, बिल्कुल। इसको अगर आप आपने ये देखें, ये किया मैंने, दबाया तो ये ऊपर चला गया, ये किया तो सेंटर में आ गया। अच्छा ये दबाया तो ये देख रहे हैं, इधर से क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली वो सेंटर में आ गया। तो इसको मैं इन दो, ये इन तीन लाइनों को, इन तीन फंक्शंस को यूज करके मैं अपनी चीजों को सेट कर सकता हूँ। तो ये है जी, ये अलाइनमेंट वाले बटन होंगे, ये इस काम के लिए। इसके अंदर एक चीज है रैप। हेलो, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट।
अब देखें ये लिखा मैंने इस कॉलम में था लेकिन वो अगलों पर फिर रहा है, अब मैं क्या करूं? एक तो इसका तरीका है कि मैं इसको डबल क्लिक करते हैं, ये देखें ये कॉलम की विड्थ जो है वो एक्सटेंड हो गई। लेकिन अब ये बुरा लगेगा, कुछ कॉलम चौड़े हैं कुछ बड़े बड़े हैं, तो फिर इसका तरीकेकार ये होता है कि इधर आप दबाएं रैप टेक्स्ट, तो अब ये हो गया रैप। अब अगर ये इसकी विड्थ, ये तो मैंने ज्यादा की हुई है, तो ये ऐसे होता रैप। तो अब आपने अनरैप किया, देखें वैसे वापस वैसा हो गया। रैप किया, पूरा जुमला नजर नहीं आ रहा, तो आप सोच रहे होंगे कि किधर गायब हो गया। तो फिर इसको गायब हुए को थोड़ा सा आप इसको इसका भी तरीका है, इसको अगर आपने ऑटो रखना है ना तो इस पर डबल क्लिक करें, वो उसको एडजस्ट कर देगा जितनी जरूरत है, जितनी चौड़ाई की जरूरत है। तो ये फंक्शन है रैप का, इसको आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं ऑल्ट प्लस एच प्लस डब्ल्यू से। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये अब मैं इसको मैनुअली नहीं, इसको ऑटो करता हूँ, ये फार्मूले से करता हूँ, ऑल्ट प्लस एच प्लस डब्ल्यू। ये बार बार हैंग हो गई है। सर ऑल्ट प्लस एक्स, एक्स प्लस डब्ल्यू। अक्सर बाग का कुछ चीज इसलिए काम नहीं कर रही होती क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें कीबोर्ड के फंक्शंस कुछ मुख्तलिफ होते हैं। डेस्कटॉप पे कुछ और तरह से काम कर रहा होता है और लैपटॉप पे फंक्शन कीज भी काम नहीं कर रही होती, और भी कुछ मसले होते हैं। तो एनीवेज, याद तो आपने फिर भी यही करना है, ऑल्ट प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू। उसके बाद एक मर्ज का होता है, मर्ज का एक फंक्शन। मर्ज का फंक्शन क्या है जी? इधर मैं लिखता हूँ वन, इधर मैं लिखता हूँ टू। मैं कहता हूँ इन दो सेल्स को मर्ज कर दें। अब वो कह रहा है मार्जिन मर्जिंग सेल्स की दी अपर लेफ्ट सेल वैल्यू। तो कह रहा है एक वैल्यू फिर मैं उड़ा दूंगा अगर आप इनको मिला रहे हैं। मैं कहता हूँ ओके, देखिए ये आ गया, वन आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं अगले भी दोनों को मर्ज कर देता हूँ। दो, ठीक है, तीन। ये कब काम आती है कमांड? इधर मैंने इस्लामाबाद का टेम्परेचर लिखा है, इधर मुल्तान का लिखा है, इधर लाहौर का लिखा है। अब ये तीनों शहर किसके हैं? पाकिस्तान के। अब मैं अगर इधर पाकिस्तान लिखूंगा तो वियर्ड लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये तीनों पाकिस्तान के शहर में इसको मर्ज कर देता हूँ। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, जरा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये पीछे से एक ही कॉलम है, रोज की तीनों को मैंने मर्ज कर दिया, आगे फिर तीन रोज हैं और आगे तीनों की अलग अलग वैल्यूज है। तो ये आप थोड़े से पंगे लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज है और बड़ा अच्छा टूल है ऑफिस वर्क के लिए। उसके बाद जनाब अगला है जी नंबर ग्रुप। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्लिपबोर्ड नजर आ गया, फॉन्ट आ गया, अलाइनमेंट मैंने बता दिया, नंबर इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये डॉलर का साइन जो है ना, ये बस यूज होता है। जैसे मैंने डॉलर पे क्लिक किया, पीछे डॉलर आ गया। इसको आप और भी साइन कर सकते हैं, यूरो भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करेंसी आप लिखते हैं। परसेंटेज लगाने से आगे परसेंटेज का साइन आ जाएगा, कॉमा लगाने से 3,00 अगर कोई बड़ी वैल्यू है, मिलियंस में जा रही है, इसको आप चाहते हैं आप कॉमा लगा दें, तो ये देखें, ये खैर बहुत बड़ी हो गई। लेट से ये है, ये देखिए ये अब कोमा लगा हुआ है, 19,198,000,000, 198,989.00, दो डेसिमल प्लेसेस तक आगे रखता है। ये भी एक दफा एमसीक्यू आया था कि बाय डिफॉल्ट कितनी डेसिमल प्लेसेस दिखाता है? दो। ठीक है, इसको आप डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहते हैं आपका डाटा कोई बड़ा इंट्रिकेट सा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा है जिसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी मैटर करती है, तो आप इसको करेंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा और इसको करेंगे तो जीरो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इनकी भी शॉर्ट कीज हैं,
ये Alt+H+9 से होता है, डिक्रीज होता जाता है, और Alt+H+0 से इंक्रीज होता है डेसिमल। और ये जो डॉलर का साइन है, ये कंट्रोल शिफ्ट और आगे डॉलर के साइन से कंट्रोल शिफ्ट। अब देखें, इसमें मसला ये है कि डॉलर का साइन डायरेक्ट नहीं होता, फंक्शन की दबा के करना पड़ेगा। ये अब मैंने शॉर्ट की से किया, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। ठीक है, तो ये आ गया स्टाइल्स जो आ गई। इसमें स्टाइल के अंदर जो सबसे एक अहम शॉर्टकट है वो है Ctrl+T, फॉर्मेट ऑफ द टेबल। ये देखिए, ये टेबल के अंदर एक मजीद टेबल आ गया। मैं चाह रहा था इसको अलग, Ctrl+T से आया ये। इसको आप ऑरेंज भी कर सकते हैं, रत्ता भी कर लें, जो मर्जी कलर आपको पसंद आता है। ठीक हो गया, ये आ गया Ctrl+T, अक्सर पूछ लेता है। बाकी स्टाइल्स के अंदर कुछ ज्यादा चीजें समझने की नहीं है, बस इसमें सिर्फ याद करने का यही है। मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ताकि कुछ शहजादे ऐसे भी हैं जो लेक्चर्स पे रिजॉर्ट करते हैं पीडीएफ पे, तो उनको भी समझ आ जाए। तो बाकी ये है कि इसमें याद आप यही करेंगे, होम के अंदर क्या है, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, और एडिटिंग है। ऑटो सम क्या है, ऑटो सम भी आपको करके देखो। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है। इस डब्बे में मैं फार्मूला भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू करके। फार्मूले अगर आपको याद नहीं है, इस पे आप ये मैजिक बटन दबाएं, इसको पहले सेलेक्ट कर लें, ऑटो सम दबाएं, देखें उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया, और एंटर मार लें, फार्मूला खुद ही लग गया है। सम I7 कॉलम 10, I10, I7 से 10 तक को सिलेक्ट कर रहा है। फार्मूला जब भी देखना हो डबल क्लिक करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ ऊपर तक, यहाँ तक इसको ड्रैग कर दूं, मैंने इसको खींच के वहां तक किया, और ये अब मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला अब ऊपर तक लगा हुआ है, तो वो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन वो नीचे ऑटो सम आता है। इसको आप मजीद हाईलाइट भी कर सकते हैं, इधर सम लिख दें। ठीक है जी, ये देखें, ये अब आपका फार्मूला लग गया। इधर इसमें 10 ऐड, ये भी फार्मूले के अंदर है, ये कॉलम 10 मजीद ऐड किया है। तो ये वो काम करता है। ठीक है जी। तो सेल्स ग्रुप, अच्छा सेल्स ग्रुप क्या है जी, ये वाला, ये इंसर्ट कर सकते हैं आप, रो कॉलम इंसर्ट करना है जी। पहले आपको, अगर आपने रो इंसर्ट करनी है, पहले पूरी रो को आप सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एंटर मार के, सॉरी कंट्रोल एंटर मारा। अब आप कर दें इंसर्ट शीट कॉलम्स, देखिए मैंने उसके लेफ्ट पे कॉलम आ गया। इस तरह भी हो सकता है कॉलम ऐड, और फार्मूलों से भी हो सकता है। फार्मूला क्या है जी, रो ऐड करने का Ctrl+Shift+, और अच्छा, और डिलीट करने का Ctrl-, और एक और भी तरीका है, Ctrl+1 दबाएं, Ctrl+1 तो फॉर्मेट आ जाता है सेल्स का। इसमें फिर आप सेल्स को मजीद कोई कलर करना है, कोई फॉन्ट करना है, काफी डिटेल में चीजें अवेलेबल है, ये आप सेट कर सकते हैं Ctrl+1 दबा के। ठीक हो गया, तो ये होम। हाँ, एक और बड़ा अहम फंक्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये देखें, ये रो की हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, मिसाल के तौर पे इधर एक डिजिट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इस कॉलम को ऑटो फिट कर देते हैं, फॉर्मेटिंग में कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये का इसने पहले ही कर लिया बाय डिफॉल्ट। लेकिन बाजू का नहीं भी करता, तो फिर हम उसको ऑटो फिट कर देते हैं, वो छुप रहा होता है, इतना बड़ा डिजिट ना छुप रहा होता है। ठीक है, फिर हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। मिसाल तो कोई डाटा ऐसा है जिसको आप कैलकुलेशन में तो यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि प्रिंट में नजर ना आए। ऐसी जरूरत पड़ सकती है ना ऐसे डाटा पे काम करते हुए, कि मुल्तान के टेम्परेचर लिखे, लाहौर के लिखे, एक आगे कॉलम आ गया एवरेज का। आप चाहते हैं फाइनल जो प्रिंट आउट लूँ उसमें सिर्फ एवरेज, उसमें कैलकुलेशंस तो हों शीट में लेकिन नजर ना आए, तो फिर आप उसमें दबाएंगे हाइड। हाइड, अभी ये कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, हाइड कॉलम। ये देखिए एच के बाद डायरेक्ट जे आ रहा है, आई हाइड हो गया, डबल क्लिक किया है तो वापस आ गया।
इसकी भी शॉर्टकट की है Ctrl+9। सिलेक्ट इसको यू करें, Ctrl+9 दबाएं, ये देखें। तो ये पूरा क्यों हाइड हो गया था कि Ctrl+9 है रोज को हाइड करने वाली। तो मैंने सारी रोज, जब मैंने ये किया तो रोज तो सारी सिलेक्ट हो गई ना एंड तक, कॉलम एक सिलेक्ट हुआ है। जब हम यूं करते हैं थ्री को, रो एक सिलेक्ट हुई है, कॉलम इंफिनिटी तक जितने भी हैं सारे सिलेक्ट हो गए हैं। तो अभी Ctrl+0 देखें, वो गायब हो गया, इसलिए गायब हुआ है। इस तरह का ब्लेंडर जब भी लग जाए फौरन आपने Ctrl+Z दबा के मामला स्टेबल कर लें। Ctrl+Shift+9, Ctrl+0 और Ctrl+9। ये देखिए ये हाइड हो गया तीसरा Ctrl+9। 0 और 9 मेरे से मिक्स हो रहे हैं, एक रो का है और एक कॉलम। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से रटा मार लेना। उसके बाद शीट को प्रोटेक्ट करने का, अच्छा ये खड़े हुए हैं फिल्टर और सॉर्टिंग, ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, इसमें मैं लगाता हूँ सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए उसमें सॉर्ट कर दिया मैंने, मुख्तलिफ डिजिट लिखे थे ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। ये होती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग और फिल्टर लगाने का क्या फायदा होता है? फिल्टर मिसाल तो अभी तो ये तो डाटा है ना, इसमें मिसाल तो कोई वर्ड होते हैं, नाम लिखे होते हैं, मोहम्मद के नाम से शुरू होने वाले नाम, तो वो सारे आ रहे थे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मोहम्मद अली, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद आदिल। ठीक है जी, अभी ये देखें, अभी इस पे फिल्टर लगाएं इस कॉलम। अभी मैं चाहता हूँ कि डाटा बाकी कुछ भी शो ना हो, फिल्टर लगाता हूँ इस पे। मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे शो कराओ। फिल्टर लगाने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना। मैं चाहता हूँ इस पे सारा कुछ भी शो ना हो, डीसिलेक्ट करता हूँ सबको। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये तीन नाम मुझे नजर आए, लेकिन सारा हाइड हो गया। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि मैंने अपनी मर्जी का डाटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं गिनना चाहता हूँ कितने नाम मोहम्मद वाले हैं। मैंने इन तीनों को ऐसे हाईलाइट किया पकड़ के, तो नीचे काउंट लिखा हुआ आ रहा था, काउंट इज इक्वल टू 3, तीन नाम है मोहम्मद वाले। तो ये बाद का चीजें गिननी हो तो यूं किया जाता है। उसके बाद उसके बाद हाँ जी, एक ऑटो सम का फार्मूला है। ऑटो सम मैंने अब करके दिखा दिया। ये अगर किसी ने फार्मूले से करना है तो Alt+=2 से भी हो जाता है। ये देखिए, इसको डिलीट करते हैं। पहले मैंने किया था इसको, अच्छा फिल्टर लगा हुआ है, अभी देखें ऑटो सम किया, फिल्टर लगा हुआ है, वो गिन ही नहीं रहा। पहले आप फिल्टर हटाएं ताकि आपका डाटा वापस सही हो। डाटा वापस सही कैसे होगा? ये देखें, अब मैंने फिल्टर पे दोबारा क्लिक किया है तो फिल्टर खत्म हो गया। अब काम कर, सर फार्मूला लगा हुआ है, ये ऑटो सम। अगर मैं चाहता हूँ इसको डिलीट कर दूं और इसमें मैं ऐड कर दूं ऑटो सम को फार्मूले से कर दूं, तो फार्मूला है इसका Alt+=2। ये देखिए, Alt=2 दबाया, उसने पूरे को सिलेक्ट किया, एंटर मारूंगा, ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट टैब। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा मैंने।
तो ये मिशन आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या बचा है पीछे? हाँ जी, इंसर्ट टैब के अंदर आ जाए। मैंने इंसर्ट टैब खोली हुई है। इसके अंदर ये देख रहे हैं पिवट टेबल। ये आप ऑटो, ये खैर यहाँ से जाकर होगा पिवट टेबल। इस पे नहीं हो रहा, मैंने कभी यूज नहीं किया पिवट टेबल वगैरह। वो कह रहा है इसके अंदर रेंज पहले सेलेक्ट करें, तो ये देखें, ये मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। खैर ये भी पता नहीं फॉर सम रीजन काम नहीं कर रहा। इसी तरह से यहाँ से आप टेबल ऐड कर सकते हैं। ये टेबल आ गया है। ठीक है, जरा खूबसूरती, अगर आप किसी टेबल के अंदर अपनी वर्कशीट के अंदर टेबल्स डालना चाहते हैं, ठीक है, तो इधर से ज्यादा चीजें पूछेगा नहीं। बस आपको ये याद होना चाहिए कि ऑप्शंस के अंदर ये पूछेगा स्मार्ट आर्ट एक्सेल के अंदर किस तरह का, तो लिस्ट आ सकती है, प्रोसेसेस आ सकती है, ये ऑप्शंस में दे सकता है। क्या एक्सेल के अंदर पायरामिड ऐड हो सकता है? ये देखिए, ये पायरामिड ऐड कर देता हूँ। ये पायरामिड आ गया, इसके अंदर आप लिख लें जो भी लिखें। ठीक है, तो इंसर्ट हो सकती हैं, शेप्स ऐड हो सकती हैं, कोई भी शेप ऐड कर दें। ठीक है जी। और उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर्स आ सकती हैं, नेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर बिंग से करना है, सर्च कहाँ से करना है, तो इंटरनेट से आप तस्वीरें उठा के डाल सकते हो। स्क्रीन शॉट ले सकते हो, स्क्रीन शॉट उठा लेगा। ठीक है, कोई ऐप डाल सकते हो, कोई रिकमेंडेड चार्ट्स डाल सकते हो। इधर से आप मजीद कोई इंसर्ट कॉलम चार्ट, तो ये बस एक दफा नाम देख लेना, बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट इस तरह का होता है। ठीक है, और क्या आ सकता है जी? ये आ सकते हैं इस तरह के ग्राफ्स। तो पिवट चार्ट आ सकता है। ये पिवट चार्ट के अंदर ना कुछ उसकी सेटिंग्स करनी पड़ती है, इसलिए वो आपको दे रहा है। इसका टू बी ऑनेस्ट मुझे आइडिया नहीं है, मैंने यूज नहीं किया, लेकिन पूछेगा नहीं। ज्यादातर वो ये पूछेगा पिवट चार्ट कहाँ पर होता है, इंसर्ट टैब, जितनी भी डालने वाली चीजें हैं एक्स्ट्रा, जो आप अपनी, इसको ये पार्क लाइन्स, ये आप लाइन ग्राफ डाल सकते हो। इसमें भी डाटा रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो बेसिकली वो रेंज पूछता है, ये रेंज आएगा ना, ये देखिए। अच्छा, रेंज कैसे पता चलता है रेंज कहाँ तक है? तो ये देखें, ये वो अगर आप ऊपर देखें टॉप लेफ्ट में जो ये वाला बॉक्स है, C5 जहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, वो बता रहा है 4R से 6C कॉलम्स तक मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये बेसिकली उसको रेंज देंगे तो वो आ जाएगा। स्लाइसर है, टाइमलाइन, ये फिल्टर, ये स्लाइसर और टाइमलाइन ये भी काइंड ऑफ फिल्टर है। हाइपर लिंक लगाना हो, ठीक है, वो आप ऑनलाइन कोई भी लिंक उठा सकते हैं। इसको इधर आप लिख दें www डॉट, लेकिन वो .amazon.com फॉर एग्जाम्पल। अगर ये देखें, अभी तो ये तो लिंक बन गया, अगर ना बन रहा हो तो फिर आपको Ctrl K दबाकर, ये कल के एमसीक्यू में भी आया होता है, हेडर और फुटर, ये हेडर और फुटर भी आप डाल सकते हैं। ये उसी तरह से वर्ड में हेडर फुटर होते हैं। ठीक है, देखें, अब ये वो बड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि इंसर्ट फंक्शन कहाँ पर होता है, होम टैब में या इंसर्ट टैब में। 99% लोग कहेंगे जी इंसर्ट टैब में, वो है होम टैब में। इसके बाद पेज लेआउट है, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। थीम्स, इफेक्ट्स, कलर्स, ये सारा कुछ कहाँ है? पेज लेआउट में। पेज ब्रेक डालनी है, बैकग्राउंड में कुछ कोई फिल्टर डालना है, कोई वाटर मार्क डालना है। ये क्या है जी? स्केल टू फिट, स्केल टू फिट होता है अगर आपने जब इसको, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने शीट पे काम कर लिया, मिसाल पर 1 2 3, ठीक है, इधर से आपने यूं कर लिया है, और इधर से आप,
कोई एक बच्चा कंफर्म करे, आवाज आ रही है? डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही? चले, अभी हेडफोन्स कनेक्टेड नहीं है, लेकिन चले आगे चलते हैं थोड़े से गुजारा करें। तो अब ये देखें, ये अब लेट से मेरी शीट काफी वाइड है। अब मैं चाहता हूं, मैंने कंट्रोल पी का बटन दबाया। कंट्रोल पी का बटन दबाने से 9-10 तक जा रही है बात, आगे की चीजें नजर नहीं आ रही। अब ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं नजर आ रही? ये बेसिकली, ये नीचे देख रहे हैं आपकी जो बार है, स्टेटस बार जो है, इसको जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, ये तीन आपको नजर आ जाते हैं। ये बेसिकली प्रीव्यू का पेज ब्रेक प्रीव्यू है, दूसरा पेज लेआउट है। पेज लेआउट अक्सर पूछ लेता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल पेज होता है, और पोर्ट्रेट सीधा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाला बटन दबाते हैं ना जब आप, बिल्कुल आखिर वाला, पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो यहाँ से आप इसको खींच के सेट कर सकते हैं कि मुझे तमाम डाटा एक ही पेज पर चाहिए। ठीक है, अब ये मैंने किया चीजें मैनुअली। अब जब इस तरह की शीट हो जाए तो परेशान नहीं होना, दोबारा इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो या इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वापस से सेट हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर इसको पेज लेआउट को यहाँ से साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। लेटर करना है, लीगल करना है, पोर्ट्रेट करना है, या लैंडस्केप करना है। ये देखिए लैंडस्केप सेलेक्ट हो गया, पोर्ट्रेट वापस ले जाएं। बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितने हैं, मार्जिन आप उसको नैरो कम ज्यादा जो भी कर सकते हैं। ये विड्थ जो है ना, ये मैं बेसिकली बताने लगा था। इंसर्ट टैब के बाद एक सेकंड, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जो हाँ जी, स्केल टू फिट ग्रुप, विड्थ हाइट और स्केल। ये स्केल टू फिट आपको नजर आ रहा है। तो ये 59% क्यों हुआ है? क्योंकि उसने खुद को छोटा किया। मैंने कहा है ना, दोनों पेजेस को एक में मुझे नजर आए, एक ही पेज पे प्रिंट करो। तो उसने फिर पूरे डाटा को छोटा कर दिया, तो बड़ा करूंगा दोबारा वो दो पेजों में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हाइट को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ दो पेजों पर, दो पेज मुझे एक पेज पर दिखाओ। ठीक है, तो वो हर दो पेजों को एक पे दिखाएगा। इस तरह मैं विड्थ को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, दो पेजेस एक पेज पर है। बात होता है आपका डाटा वाइड होता है, तो आप चाह रहे होते हैं कि एक ही पेज पे नजर आए, वरना उसकी अफादियत ही खत्म हो जाती है अगर वो बाकी का आता अगले पेज, रीडर को अगले पेज पे जाना पड़े, तो वो टेबल का मकसद ही फौत हो जाता है। ठीक है, फिर शीट के ऑप्शन हैं, ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस बेसिकली शो करता है। ठीक है, ग्रिड लाइंस होती है, देखिए ये मैंने इसको क्लिक किया तो उसमें सारा डाटा हटा दिया, सिर्फ लाइंस को हटा दिया, सिर्फ वो आ रहा था। हेडिंग्स अगर मैं करूंगा तो सिर्फ हेडिंग्स दिखाएगा, अगर इसमें फिलहाल हेडिंग्स नहीं है। तो ये भी कोई ज्यादा इसमें खपने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये बस, ये जो चीजें हैं ना, थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, आपको बस ये याद होना चाहिए ये किस टैब में है, पेज लेआउट में। फार्मूलाज पे एंड पर आते हैं पहले, कि वो एम है डाटा रिव्यू और प्रीव्यू कर लेते हैं। डाटा के अंदर क्या है जी? डाटा आप टेक्स्ट की फॉर्म में भी डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, आप वेब से भी उठाकर डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं। आप एम एस एक्सेस से डाटाबेस होती है, ये हमने कल के लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था। एम एस एक्सेस क्या है जी? डाटाबेस, कुछ ऑफिस में जहाँ डाटाबेस मेंटेन करनी होती है। तो इधर भी फिल्टर लग सकते हैं, क्योंकि डाटा ऐड कर रहे हैं, सॉर्ट भी हो सकता है। व्हाट इफ एनालिसिस, कोई डाटा वैलिडेशन, इतना अहम नहीं है, बस इसके आपने आउटलाइन, डाटा टू, सॉर्ट, फिल्टर, कनेक्शंस। ठीक है, इसमें
जो सबसे अहम है सॉर्ट और फिल्टर, ये भी खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ। सब सॉर्ट और फिल्टर, इधर भी सॉर्ट और फिल्टर हैं, लेकिन इधर मकसद ये है कि डाटा ऐड हो रहा है। तो ऐड हुए डाटा में से अगर आप चाहते हैं कि कुछ डाटा मैं पहले देख लूँ, तो यहाँ सॉर्ट और फिल्टर के फंक्शन यूज हो जाते हैं। उसके बाद आ रहे हैं जनाब, डाटा को आपने ग्रुप करना है। कोई भी डाटा है, आप चाहते हैं उनमें से कुछ डाटा ग्रुप हो जाए और सब ग्रुप्स हो जाए, तो उसमें भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखें, ये डाटा ग्रुप हो गया है, ये चार, ये इधर से ग्रुप वन आ रहा है। तो इस तरह अगर ये एडवांस लेवल फीचर्स हैं, ग्रुप हो सकता है कुछ डाटा, अनग्रुप हो सकता है दोबारा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इसलिए ये क्योंकि कम यूज होती हैं तो मैंने सिर्फ इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। आपके रटने की चीजें ये हैं कि कौन सा ग्रुप किस में टैब में है, बस। इसके अंदर एक शॉर्टकट की यूज होती है सब टोटल्स के अंदर या ग्रुप, मिसाल पर आपने इसका ग्रुप बना दिया, अब आप चाहते हैं सिर्फ इसी का सम हो, यहाँ पर जब मैं फार्मूला लगाऊं पूरी रो को, पूरी कॉलम को ना सम करने लग जाए, तो उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए आर्ट प्लस ए प्लस बी का फार्मूला यूज होता है। आखिरी जो है वो व्यू और रिव्यू की टैब्स हैं। इनमें ये कल वाले बिल्कुल वैसे ही हैं, सिर्फ इसमें व्यू की टैब में कुछ नया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो क्या है जी, ये देखिए, फार्मूला बार, हेडिंग्स भी शो हो व्यू के अंदर, जूम, सब कुछ इसके अंदर जो है। मैक्रोज भी वही है, विंडोज भी वही है, स्प्लिट विंडोज, व्यू रेंज, इसमें चंद फंक्शंस हैं। और ये खैर इधर काफी खच पड़ चुकी है। ये देखें, ये फ्रीज पेन है। ठीक है, मिसाल तौर मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट इतना मुझे नजर आता रहे। ठीक है, अब मैं आगे भी जाऊं तो ये वाली चीज यहाँ खड़ी रहे। तो देखें, वो उसने वहां पर उसको फिक्स कर दिया ए से पहले का। तो ये वाला कॉलम जो है वो उसने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, ताकि मैं आगे भी जा रहा हूँ ना तो मुझे पीछे वाला डाटा नजर। बाज़ औक़ात आप काम करते हो, आपको जरूर, आप नहीं चाह रहे होते बार बार शीट को इधर करूँ उधर करूँ, तो ये कुछ डाटा को फ्रीज कर देता है। फ्रीज पेन कहते हैं विंडो की जो ओपनिंग नहीं होती दरवाजे के अंदर, कभी आपने देखा है एक छोटा सा शीशा लगा होता है अंदर झांकने के लिए, उसको कहते हैं पेन। ये लफ्ज वहां से हो रही है। और मजीद इस रो में स्प्लिट विंडो का ऑप्शन है, व्यू साइड बाय साइड और सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये देखें, ये खैर अभी ये तीनों फंक्शन जो आपको नजर आ रहे हैं, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग और रिसेट विंडो पोजीशन। व्यू साइड बाय साइड तब इस्तेमाल होता है, आप चाह रहे हैं कि दो शीट्स खुली हुई हैं, दोनों साइड बाय साइड खुली हुई। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है जी, आप चाहते हैं पिछला पार्ट खुला रहे और वो भी साथ साथ नीचे स्क्रॉल होता रहे। तो खैर ये एडवांस लेवल फीचर्स हैं, ये कभी शाज़ नादिर यूज होंगे। ज्यादा काम आपका होम पर आपने काम करना होता है, इंसर्ट में से आप कुछ डिजाइनिंग वाली चीजें डालते हो, बाकी एज सच आपका काम की चीजें नहीं है। फार्मूला स्टेप पर आ जाते हैं, बहुत अहम है। और इसके लिए मैं वापस अब एक्सेल बंद कर देता हूँ, क्योंकि फार्मूले हमने लगा कर नहीं देखने, फार्मूले हमने रट्टे मारने हैं। फार्मूलाज क्या है जी, फार्मूलाज मेक योर वर्क इजियर, आपका डाटा की सॉर्टिंग वगैरह हो जाती है। और
फार्मूला टैब, ये अक्सर यहाँ से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तीसरी सबसे अहम टैब यही है। ये देखिए, तो सबसे पहले शिफ्ट शिफ्ट +F3 जब आप दबाते हैं किसी भी एक्सेल के कॉलम के किसी डब्बे के अंदर, तो उससे होता ये है कि आपको बहुत सारे फार्मूलाज के पहले 3 वर्ड जैसे सम है, वो नीचे सारे लिस्ट खुल जाती है, कोई एक फार्मूला आप सेलेक्ट कर लें। तो ये शिफ्ट F3 दबाएंगे डब्बे पे रख के, तो वो लिस्ट सामने आ जाती है। ऑल्ट+= ये एक फार्मूला है, ये ऑटो सम का है। उसके बाद कोई रिसेंटली, अच्छा ये पहले फार्मूला टैब के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी मैंने इसको ऐड किया था इसे। फार्मूला टैब आप जब ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले नजर आएगी एक, जिस तरह सब डिविजन्स बनी हुई है हर टैब के अंदर, तो आपको एक फंक्शन लाइब्रेरी नजर आएगी। उसके अंदर फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप, रेफरेंसेस, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, बतेरे फार्मूले मिल जाएंगे हर ऊपर ऑप्शन बने हुए हैं। तो वहां से आप फार्मूले सिलेक्ट कर सकते हैं खुद लिखने के बजाय। दूसरा, तो ये सारे आगे वही हैं फार्मूले, रिसेंटली यूज फार्मूले, ताकि आपको बार बार कोई नया फार्मूला ना डालना पड़े जो आपने यूज किया। उसके अलावा फाइनेंशियल फार्मूले हैं, ज्यादातर कोई अकाउंटेंट काम कर रहा हो तो ये पीएमटी का फार्मूला लगाता है, सालाना जो लोन की पेमेंट बनती है, तो वो लिखेगा 5% मैंने मंथली इंटरेस्ट देना है, 12/12 यानी कि 12 महीनों पे मेरा ये इतना इंटरेस्ट है। और आगे भी जो है एफपीई और वो जो कोई फंक्शन होगा जो अकाउंटिंग की कोई टर्म होगी, पीवी, तो इस तरह करके ये पीएमटी का फार्मूला, ये आपने याद नहीं करना फार्मूले को। लॉजिकल फंक्शन अक्सर पूछ सकता है, ये इफ से स्टार्ट होते हैं। कोई प्रोग्रामर यहाँ बैठा हो तो एंड और नॉट, ये सारे क्या थे, मैथ्स के अंदर आप पढ़ते थे। तो ये इफ का फार्मूला लगता है, ये कहता है जी इफ A1 > 10, यानी कि A1 सेल के अंदर जब भी मैं कोई 10 से बड़ा डिजिट लिखूं तो 7 वाले डब्बे में तुमने यस लिख देना है। अगर मैं A1 10 से छोटा डिजिट लिखूं तो आगे नो नो करते रहना। ठीक है, तो ये इनको लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। फिर एक कॉनकैटनेट का फंक्शन यूज होता है। इसका क्या है जी, जब ये फार्मूला लगाते हो, एक कॉनकैटनेट = कॉनकैटनेट A1 क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास B1, तो ये क्या करेगा, A1 और B1 के दरमियान जितना भी टेक्स्ट है उनको कंबाइन कर देगा। तो ये टेक्स्ट के फंक्शंस हैं। फिर डेट फंक्शन, ये कल के पेपर में आया हुआ था कि आज की डेट डालनी हो तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला टू टुडे और आगे ब्रैकेट्स, तो वो आज की डेट आ जाएगी। और डेट और टाइम दोनों डालने हैं तो नाउ, सिर्फ डेट डालनी है आज की तो =डेट और आगे आगे आज की तारीख को इसी अंदाज में लिखना होगा, 2025,4, तो इस तरह आज की डेट आ जाएगी। उसके बाद लुकअप के फार्मूले होते हैं, वी लुकअप, इसको इस तरह करके लिखते हैं, ये उनका एक ज़ाहिर स्टैंडर्ड है। और एच लुकअप, वी लुकअप का मतलब होता है कि वर्टिकल लुकअप, कि वर्टिकली पूरे कॉलम में देखो, क्या देखो, लुक्स फॉर 101 की 101 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। A2 कॉलम के अंदर, कॉलम नंबर A2, A1 पहला होगा, A2 दूसरा होगा। ठीक है, A2 से A10 तक जाओ और जहां जहां 101 लिखा हुआ है वो मुझे आइडेंटिफाई करके। ठीक है, तो ये रफली इसका ये मतलब है, एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता रहा अभी। तो ये आपसे पूछ सकता है वी लुकअप का फार्मूला कैसा होता है, तो वो ऐसा दिखता है। फिर एच लुकअप के अंदर वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन वो रोज को लुकअप करता है डाटे में, तो एच लुकअप करके। फिर इंडेक्स होता है, इंडेक्स क्या करता है, ये क्या करता है कि रो नंबर और कॉलम नंबर अगर आप इसको बता दें तो ये आपको वैल्यू पिक करके देता है। मिसाल के तौर पे आपने इसको बता दिया A2 से C5 तक जाओ और मुझे नंबर आइडेंटिफाई करके दो, 2 या 3, तो ये वो आपको नंबर ढूंढ देगा। सिमिलरली मैच का फंक्शन क्या करता है, मैच =50, मैंने इसको कहा है कि जी 50 जहां पर लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर दो या उसको 0 कर दो आगे। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है। खैर ये समझने भी पड़ेंगे और ये याद भी करने पड़ेंगे। आपने सिर्फ इसमें से ये याद करना है कि वी लुकअप
एच लुकअप, उनके स्पेलिंग्स क्या होते हैं, हमेशा कैपिटल्स में लिखे जाते हैं, इंडेक्स। तो इस तरह पूरा फॉर्मेट याद कर ले तो बेस्ट हो जाएगा। फिर सिमिलरली सम का फार्मूला है, ज्यादातर मैच, इंडेक्स, वी लुकअप, एच लुकअप ये कम पूछता है, ज्यादा पूछता है डेट, डेट एंड टाइम, आज की डेट का फार्मूला, ये आसान है इसलिए ज्यादातर वो यहाँ तक रहता है। सम का फार्मूला इक्वल टू सम A1 से A10 तक, या जहां तक भी आपकी रेंज आपको सेलेक्ट करनी। और एवरेज के लिए इक्वल टू एवरेज। फिर उसके बाद आ गए जनाब डिफाइंड नेम ग्रुप्स। मिसाल तौर आप कहते हैं आपने किसी कोई रेंज लेनी है और आपने उसको नेम देना है, तो आप कंट्रोल F3 दबाकर उसको कोई नाम भी रख सकते हैं और फिर उस नाम को आगे फार्मूला में यूज कर सकते हैं। जैसे A1 तो आपने एक सेल को यूज किया ना, आप कोई रेंज को नाम दे दें और फिर दो रेंजेस बना लें, पहले उन दोनों को नाम दे दें, फिर फार्मूले के अंदर इक्वल टू पहली रेंज का नाम प्लस दूसरी रेंज का नाम, तो इससे आप मजीद कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है जी, आखिरी चीज क्या है जी, फार्मूला ऑडिटिंग टेबल। ये जो फार्मूला ऑडिटिंग ग्रुप है, ये आपको एक टैब नजर आएगी, ये सारी की सारी चीजें उसमें चेक करती हैं कि फार्मूले में कोई मसला है, एरर चेक करेंगे। मिसाल तौर आपने इक्वल टू सम के अंदर UM छोटा लिख दिया, तो ये उसको आइडेंटिफाई हाईलाइट कर देगा कि जब आप इस बटन को दबाएंगे। ठीक है, और इसकी शॉर्ट की भी है, फार्मूला आपने लिख दिया, आप पूरा ऊपर से आकर मैनुअली नहीं करना चाहते तो Alt+M+K दबाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा इस फार्मूले में ये गलती है, यहाँ आपने कॉलन लगाना था सेमी कॉलन लगा दिया। आखिरी है जी F9, आप दबाकर पूरी शीट में जहां जहां फार्मूले हैं, कैलकुलेशन हो रही हैं, उनको आपने एंटर दबाना है, तो आप F9 दबाएंगे। उस तरह भी आप एंटर के बजाय F9 करके भी पूरी शीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं जहां जहां हो रही हैं। ठीक है, पूरी वर्कबुक को, सॉरी पूरी शीट को करना है तो Shift+F9। तो ये कुछ शॉर्ट कीज हैं और ये यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। इसका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कर लें, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, कोई मैक्सिमम हाइट ऑफ द हेडर, अच्छा ये मेंशन नहीं होता कि वो 1.5 इंच का है। मैक्सिमम हाइट की बाय डिफॉल्ट उसकी जो हाइट होती है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है 0.5 और फुटर फ्रॉम बॉटम ये भी 0.5। तो अभी मैं इसको आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। अगर आपने इसको 1.5 बनाना है, ये देख लें, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट आ गया, मैंने हेडर खोला हुआ है, तो ये देख रहे हैं, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा 0.5 ये उसकी बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट है। अगर आप इसको इधर लिख दें 1.5 तो बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये आप जो कह रहे थे 1.5, ये 1.5 का होगा। अब इसमें आप कुछ भी लिखते हैं तो आपकी हर पेज पे शीट यहाँ से स्टार्ट होगी, ऊपर का पोर्शन फुटर में जाएगा, हेडर में जाएगा।
और किसी का कोई क्वेश्चन? इसको मजीद बड़ा भी कर सकते हैं। आप गालबन उस बात से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हेडर और फुटर की मैक्सिमम हाइट 1.5 इंच मैंने लिखी थी। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मुझे एमसीक्यू से मिला था कहीं पे। चलो इसको मैं लेफ्ट उससे हटा दूंगा, ये मिस्टेक बाई मिस्टेक ऐड हो गया। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट और एक हमने नीचे उसकी पड़ी थी डिफॉल्ट हाइट। किसी और का कोई क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन शायद एक ही करता है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।